विद्यार्थियों, हमने आपके लिए समष्टि पढ़ाई थी। उसमें दो शब्दावली आती है, ईकेड और इकोटाइप। ईकेड को कहते हैं पारिश और इकोटाइप को कहते हैं पारिश स्वरूप। तो ये दो शब्दावली हैं। अब इनके बारे में समझने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम था गोटे ड्यूसन। 1922 में उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। अब प्रयोग से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है, आप जानते हैं कोई भी जाति है तो कोई भी जाति आकार की और शारीरिक तथा आवासीय रूप से उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक जाति की। अगर हम ये मान लें कि कोई एक जाति है और उस जाति के कुछ सदस्य अलग अलग भौगोलिक वातावरण पर रहते हैं और अलग अलग भौगोलिक वातावरण में अलग अलग वातावरणीय अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिससे एक ही जाति के सदस्यों में जो कि अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं भिन्नताएं आ जाती हैं। और ये जो भिन्नताएं रहती हैं आवास के अनुसार होती हैं। और आवास में क्योंकि उच्चावचन आते फ्लक्चुएशन रहते हैं, जिससे उनमें क्या रहता है, अलग अलग आवासीय परिस्थिति के कारण उनमें भिन्नताएं आ जाती हैं। और ये जो भिन्नताएं होंगी स्थायी व अस्थायी होंगी। स्थायी और अस्थायी से मतलब क्या है, आनुवांशिक रूप से स्थायी और आनुवांशिक रूप से अस्थायी। तो बच्चों हम देखते हैं कि गोटे ड्यूसन जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या प्रयोग किए थे। तो उन्होंने वास्तव में स्थानांतरित या स्थानांतरण प्रयोग किए थे। स्थानांतरण प्रयोग से मतलब है कि इन्होंने एक पौधा था जिसे प्लेंटेगो मैरिटिमा, ये स्वीडन का पौधा था। इसके लगभग 20 से अधिक पौधे अलग अलग स्थानों से उन्होंने एकत्रित किए। ध्यान रखिए, 20 से अधिक स्थानों मतलब अलग अलग भौगोलिक स्थानों से उन्हें एकत्रित किया। एक पौधा अलग स्थान से, एक पौधा अलग स्थान से, इसी प्रकार 20 स्थानों से 20 प्रकार के पौधे एक ही जाति के एकत्रित किए और अपने एक प्रायोगिक पार्क जिसका नाम एलार्क था, उसमें उन्हें एक समान वातावरण उपलब्ध कराया। समान वातावरण, वहां की वातावरणीय परिस्थिति सभी पौधों के लिए समान थी। और उन्होंने निष्कर्ष निकाले। अब ये जो निष्कर्ष है, इन निष्कर्षों को आप ध्यान से समझें। उन्होंने निष्कर्ष निकाले, एक जाति के पौधे जब अलग अलग भौगोलिक स्थिति में उगते हैं तो इनमें भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो वातावरण में परिवर्तन में स्वरूप के अनुसार आती है। कहने का मतलब ये है, जब एक ही जाति के पौधों को हम अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर या वातावरण पर उगाते हैं तो उनमें अलग अलग आवास के अनुसार भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि उनके आवास पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये, अलग अलग आवास होंगे तो अलग अलग, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी आम के पौधे को लेते हैं, मान लो एक आम का पौधा राजस्थान में और एक आम का पौधा महाराष्ट्र में, तो निश्चित रूप से आम की आकार की तथा उनके उत्पादन क्षमता में तथा पुष्पन के समय में भी अंतर आ सकता है। तो निश्चित रूप से अलग अलग वातावरण के कारण पौधों की आकार की तथा शारीरिक में अंतर आ जाता है, जो कि अलग अलग आवास के कारण होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, ये भिन्नताएं कुछ हद तक आवास से संबंधित की जा सकती हैं। वातावरण से प्रेरित भिन्नताएं आनुवंशिक स्तर पर स्थिर या अस्थिर हो सकती हैं। ध्यान रखिए, दूसरा जो निष्कर्ष है, इन्होंने बताया कि जो भी भिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें आवास से संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि आवास अलग अलग आवास होने के कारण उनमें भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थिर व अस्थिर हो सकती हैं। अब अगर हम देखते हैं तीसरा निष्कर्ष, अब ये कह रहे हैं कि वातावरण से प्रेरित भिन्नताएं जब एक समान वातावरण या स्थान पर स्थानांतरित करने से समाप्त हो जाती हैं तो ये आनुवंशिक
रूप से स्थिर नहीं होती, अर्थात ये अस्थायी परिवर्तन है। अब ये यूं कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक ही वातावरण में अलग अलग स्थानों से पौधों को लाकर रखते हैं तो वातावरण से प्रेरित जो भी भिन्नताएं हैं अगर वो एक समान वातावरण में लाने पर समाप्त हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वो भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थिर नहीं है, अर्थात वो परिवर्तन स्थायी नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन से मतलब है ऐसे परिवर्तन जो परिवर्तन तो हुए लेकिन एक समान वातावरण में रखने पर समाप्त हो जाते हैं। इसे उदाहरण से समझें, जैसे मान लो कोई एक तरीके से अनार का पौधा है, हमने उन्हें 10 स्थानों से 10 अलग अलग स्थानों से एक एक पौधा एकत्रित किया, तो प्रत्येक अलग अलग वातावरण से लिए वो पौधे और उन सभी पौधों को 10 पौधों को एक अन्य वातावरण पर जहां बिल्कुल सभी पौधों के लिए समान वातावरण है वहां उगाया, तो निश्चित रूप से उन पौधों में जो भिन्नताएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है जो अन्य वातावरण में रखने पर जो भिन्नता उत्पन्न होती थी वो समान वातावरण में लाने पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ये भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से अस्थिर थी, अर्थात ये परिवर्तन अस्थायी थे। नंबर 4, वातावरण से प्रेरित भिन्नताएं जब एक समान स्थान पर स्थानांतरित करने पर भी विद्यमान रहती है तो ऐसी भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थिर हो जाती हैं, वह स्थायी होती है। अब ये कह रहे हैं कि वातावरण से प्रेरित जो भी भिन्नताएं हैं अगर किसी पौधे को समान वातावरण में स्थानांतरित कर दें अलग अलग स्थानों से लाकर, मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर अनार के पौधों को जो 10 अलग अलग स्थानों से एकत्रित किए गए हैं उनमें अलग अलग अंतर रहेगा, अब उन्हें एक समान वातावरण पर रखने पर भी वो अंतर बना रहे, वो अंतर समाप्त ना हो, वो अंतर से मतलब वो भिन्नताएं समाप्त ना हो, तो निश्चित रूप से ये भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से कैसी होंगी, स्थायी होंगी और ये स्थिर रहेंगी। ये परिवर्तन कैसे है, स्थिर। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे 2 शब्द निकल के आए, ईकेड और इकोटाइप। ईकेड वास्तव में जिन्हें पारिस कहते हैं, इनका मतलब रहता है अगर ऐसे पौधे जो अलग अलग वातावरणीय स्थानों से लाकर किसी एक समान वातावरण पर उगाने पर यदि उनकी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं तो उन्हें ईकेड कहते हैं या पारिस कहते हैं। परंतु अलग अलग स्थानों से पौधों को एक समान वातावरण में उगाने पर भिन्नताएं बनी रहे, समाप्त ना हो, तो निश्चित रूप से वो इकोटाइप कहलाता है, जिसका हिंदी अर्थ पारित स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि उनमें आनुवंशिक भिन्नताएं स्थिर हो गई हैं। किसके कारण? वातावरण के कारण, जो भिन्न वातावरण में उपलब्ध कराया गया था। अब मैंने आपके लिए बताया था कि जो जूनसन है उन्होंने अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत किए, जिसे एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन के नए आयामों को क्या कह दिया? जीनोकोलॉजी कह दिया। कहने का मतलब, और इनसे संबंधित जो भी अध्ययन करता थे उन्हें जीनोकोलॉजिस्ट कह दिया। जीनोकोलॉजिस्ट से मतलब है कि ऐसे अध्ययन करता जो कि स्थानांतरित प्रयोगों को करते हैं। अब एक नई शब्दावली है जीन पूल। जीन पूल ध्यान रखिए, आपने अब तक देखा होगा कि हम जीनोम जो बोलते हैं, जीनोम कहते हैं, जैसे ये कोशिका है, जैसे मानव का हम उदाहरण लेकर चले तो उनमें एक कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 46 रहती है। तो मान लो आधे गुणसूत्रों की संख्या को क्या कहेंगे? हम जीनोम कहेंगे। आपने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो वास्तव में उसमें देखा जाए तो हम केवल गुणसूत्रों की आधी संख्या का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दूसरे जो गुणसूत्र हैं 23, क्योंकि वो उनके ठीक पूरक होते हैं, उनमें समान गुण पाए जाते हैं। तो मान लो आपने जीनोम का अध्ययन कर लिया तो समझ लो आपने कंप्लीट जीन पूल का अध्ययन भी कर लिया। अब जीनोम और जीन पूल में इतना अंतर है कि यहाँ पे मान लो ये 23 के 2 जोड़े और कुल मिलाकर 46 है। तो यहाँ एक 23 गुणसूत्रों के जोड़े को जीनोम कहते हैं और कंप्लीट गुणसूत्रों का जो समूह पाया जाता है कोशिका में
उसे जीन पूल कहते हैं। ध्यान रखिए, जीन पूल। अब अगर हम इसे एक समष्टि के परिदृश्य में देखें तो समष्टि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा में एक जातीय समूह के पादपों में अंतर प्रजनन होता है। ध्यान रखिए, आप जानते हैं समष्टि किसे कहते हैं? एक जातीय समूह रहता है, जाति का छोटा सा समूह, कुछ सदस्य रहते हैं जो किसी भौगोलिक आवास में पाए जाते हैं और उनमें क्या होता है? इनब्रीडिंग होता है, अंतर प्रजनन। कहने का मतलब वो आपस में क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो निश्चित रूप से उनमें जो समष्टि है, उस समष्टि में जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के संपूर्ण जीनों को, सभी जीनों को क्या कह देते हैं? जीन पूल कह देते हैं। तो ये दो परिभाषा सही है, इनमें कोई वास्तविक रूप से अंतर नहीं है देखा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोशिका, जैसे हम मानव को एग्जाम्पल लेके चले, कहीं की भी कोशिका उठाइए, उसमें कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 40 ही निकलेगी। तो निश्चित रूप से एक कोशिका ही संपूर्ण जीन पूल को क्या कर सकती है? प्रदर्शित कर सकती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा ईकेड और इक्योटाइप के परिचय के बारे में, और ड्यूसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लेंटेम मेरिटेमा, जो कि एक स्वीडन प्लांट है, उस पर प्रयोग किए, स्थानांतरित प्रयोग किए और आनुवांशिक रूप से स्थिर व अस्थिर परिवर्तनों के बारे में समझा और शब्दावलियों के बारे में समझा। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। बच्चों, ज्यादा नहीं।